दोनों चेहरे एक हैं। आरोपी से बात की है, वो काफ़ी घबराए हुए हैं और उनको सारा प्रोसीजर समझाया गया है और उनको जो जो चीज़ें बतानी थी उन्होंने बोला है कि मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है, मैं वो नहीं हूँ, जो फुटेज वाला जो बंदा है वो मैं नहीं हूँ, मुझे फंसाया जा रहा है। काफ़ी हद तक उनके जो बॉडी लैंग्वेज है, स्किन टोन है, उनके फेस के हिसाब से काफ़ी हद तक वो मैच नहीं हो। ভিডিও ফুটেজে যার ছবি সেই ছবি একদম এই চোখের নিচ পর্যন্ত, কিন্তু আমার ছেলে এই রকম চুল বড় রাখে না, সে চুল এই পাশ ছোট করে সে উপরে চুল দেয়। सैफ अली खान पर हमले मामले में आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है, लेकिन इस बात पर बहस छिड़ी हुई है कि जो आरोपी पकड़ा गया है वो असली है या फिर कोई और है। आरोपी के वकील ने एबीपी न्यूज से बात करते हुए कहा कि आरोपी और सीसीटीवी में कैद हुआ चेहरा आपस में मेल नहीं खाता। और हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि सीसीटीवी वाले शख्स और पकड़े गए आरोपी के चेहरे का मिलान अभी बाकी है, यानी कि कई सवाल अभी भी बाकी है। पहला चेहरा, दूसरा चेहरा। क्या ये दोनों चेहरे वाकई एक हैं? क्या इन दोनों चेहरों की कदकाठी एक है? क्या दोनों ही शख्स एक है जिसने 15 फरवरी की रात सैफ अली खान के घर के भीतर घुसकर चाकू से वार किए थे? इन दो चेहरों के बीच सैफ पर हुए हमले की पूरी जांच अटकी हुई है। जनवरी की रात सैफ अली खान पर हमला हुआ था और उसी रात सीसीटीवी कैमरे में हमलावर का ये चेहरा दिखाई दिया था। तीन दिन बाद 19 जनवरी को मुंबई से सटे ठाणे से पुलिस ने शरीफुल इस्लाम को धर दबोचा और उसे हमले का आरोपी बताया। लेकिन ये दोनों तस्वीरें जब सामने आई तो सबसे पहले सोशल मीडिया पर लोगों ने दावा किया कि ये चेहरे तो एक है ही नहीं। और फिर सामने आए शरीफुल इस्लाम के पिता, जिन्होंने बताया कि सीसीटीवी वाला शख्स उनका बेटा नहीं है। वीडियो फुटेजे जार छवि সেই ছবি একদম এই চোখের নিচ পর্যন্ত, কিন্তু আমার ছেলে এই রকম চুল বড় রাখে না, সে চুল এই পাশ ছোট করে সে উপরে চুল দেয়। चलिए अब इन दो तस्वीरों को जरा बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं और उन पहलुओं की बात करते हैं जिनके बारे में सबसे ज्यादा चर्चा की जा रही है। पहला फर्क, दो चेहरों के बीच सबसे पहला फर्क माथे को लेकर बताया जा रहा है। शरीफुल के माथे का आकार लंबा और चौड़ा है, जबकि सीसीटीवी में दिख रहे शख्स का माथा छोटा और चौड़ा है। दूसरा फर्क, शरीफुल की आंखें बादाम आकार की हैं, जबकि सीसीटीवी वाले शख्स की आंखें गोल हैं। तीसरा फर्क, शरीफुल की आईब्रोज के बीच बहुत कम अंतर है, जबकि सीसीटीवी वाले शख्स की आईब्रोज के बीच दूरी ज्यादा है। चौथा फर्क, शरीफुल की नाक चौड़ी है, जबकि सीसीटीवी में दिख रहे शख्स की नाक नुकीली है। पहली नजर में कोई चीज देखते हैं उसे कहते हैं प्राइमा फेशिया एविडेंस। सो प्राइमा फेशिया एविडेंस के आधार पे जो हमें सबसे पहले देखने पे लगा है, उसके जो फीचर्स दिखे हैं उसके बुनियाद पे वो दोनों चेहरे अलग हैं। पांचवा फर्क, शरीफुल के होंठ और सीसीटीवी वाले शख्स के होंठ बिल्कुल अलग आकार के दिखाई दे रहे हैं। छठा फर्क, शरीफुल के बाल छोटे हैं, जबकि सीसीटीवी वाले शख्स के बाल बिल्कुल माथे पर गिरे हुए हैं और बाल पर सवाल शरीफुल के पिता ने भी उठाए हैं।
ভিডিও ফুটেজে যার ছবি সেই ছবি একদম এই চোখের নিচ পর্যন্ত। কিন্তু আমার ছেলে এই রকম চুল বড় রাখে না, সে চুল এই পাশ ছোট করে সে উপরে চুল দেয়। हालांकि बाल वाली थ्योरी पर यह सामने आया था कि आरोपी ने सैलून में बाल कटवाए थे और पुलिस ने सैलून के मालिक का बयान भी दर्ज कर लिया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या बालों में कलर भी करवाया गया? बहुत से बॉडी फीचर्स हैं जो अलग दिख रहे हैं। इन बॉडी फीचर्स को जो अगर हम साइंटिफिक टर्म में बात करें तो इन्हें हम कहते हैं सोमेटोस्कोपिक कंपैरिजन। सो इस कंपैरिजन के आधार पे ये अलग दिख रहे हैं, बट इनके अलग होने का दूसरा रीज़न भी हो सकता है। हो सकता है कि कैमरे में क्लैरिटी नहीं है, हो सकता है कि कहीं ना कहीं जब हमने फेस का एंगल लिया है वो अलग आ गया है, हो सकता है कि उसने अपना हेयर स्टाइल चेंज किया हो। तो इन पैरामीटर्स को अगर हम इंक्लूड करें तो इसमें हम कंफर्मेशन नहीं दे सकते। सीसीटीवी में बाल से लेकर गले में टंगे लाल गमछे तक का रंग साफ दिखाई दे रहा है। सीसीटीवी वाले शख्स के बाल बिल्कुल काले दिखाई दे रहे हैं, जबकि आरोपी शरीफुल के बाल सफेद हैं। मुंबई पुलिस ने शुक्रवार को आरोपी को बांद्रा कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने आरोपी शरीफुल को 29 जनवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। लेकिन शरीफुल के वकील संदीप ने साफ शब्दों में कहा है कि सीसीटीवी वाला हमलावर और शरीफुल के चेहरे का कोई मेल नहीं है। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी में जो कैद हुआ है, जो आरोपी उनके पास है, उसका फेशियल रिकॉग्निशन करना है। क्या ये महत्वपूर्ण पड़ाव नहीं है आप पुलिस कस्टडी के दौरान? मेरी भी फॉरेंसिक टीम गई हुई है, काफ़ी उनका भी रिकग्निशन चालू है। उन्होंने मुझे बोला है कि ये टीम इनके मैच नहीं होती। सीसीटीवी फुटेज को लेकर आपने एक सवाल खड़ा किया, क्या है आपके मन में सवाल, शंका? क्या आपको संदेह है कि जो सीसीटीवी वाला व्यक्ति है वो कोई दूसरा है? काफ़ी हद तक उनके जो बॉडी लैंग्वेज है, स्किन टोन है, उनके फेस के हिसाब से काफ़ी हद तक वो मैच नहीं हो रहा। सबसे जरूरी बात यह है कि सीसीटीवी में दिख रहे व्यक्ति और शरीफुल के चेहरे का फॉरेंसिक मिलान होना अभी बाकी है। सबसे इम्पोर्टेंट, कोर्ट में पुलिस ने ये बताया कि सीसीटीवी में दिखने वाला शख्स और आरोपी, इनका फेस रिकॉग्निशन करना है, जिसके लिए इन दोनों सैंपल्स को एफएसएल भेजा गया है ताकि उसकी रिपोर्ट भी आ जाए। तमाम तर्क सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी को 29 जनवरी तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी शरीफुल ने हमले की बात कबूल कर ली है, लेकिन एबीपी न्यूज से बात करते हुए शरीफुल के पिता ने कहा कि उसने पुलिस के दबाव में और डर की वजह से ऐसा किया है। পুলিশ হেফাজতে নিয়ে যদি কিছু টর্চারিং করা হয় তাহলে সে কথা বলতে পারে। পুলিশ যদি জিজ্ঞাসাবাদে কোনো আক্রমণাত্মক ভূমিকা নেয়, কিছু নেয়, তখন জীবন রক্ষার্থে অনেক কিছু বলতে পারে। इतना ही नहीं, शरीफुल की मां से भी एबीपी न्यूज ने बात की। मां ने कहा, मैंने उसे जन्म दिया है, सीढ़ी वाला लड़का मेरा बेटा शरीफुल नहीं। না আমি আমার মতন আমার ছেলের মতন দেখায় না। ঠিক আছে, আমি নিজেও কালকে অনেক চেষ্টা করে দেখছি, দেখায় না। ছেলেটা নয়। নয়, পুলিশই তো ধরেন মারে, কত করমের করে, মানে ঘিরে ঘুরে জিজ্ঞেস করে। तो सुना आपने, मां और पिता डंके की चोट पर दावा कर रहे हैं कि सीसीटीवी वाला चेहरा और शरीफुल दो अलग अलग लोग हैं। पुलिस ने अब तक सीसीटीवी फुटेज वाले शख्स और पकड़े गए आरोपी शरीफुल के चेहरे का फॉरेंसिक मिलान नहीं किया है। हालांकि पुलिस का दावा है कि सैफ अली खान पर हमला करने वाले आरोपी के फिंगरप्रिंट सैफ अली खान के घर पर मिले फिंगरप्रिंट से मेल खा चुके हैं। लेकिन इस कहानी में इतने पेच हैं कि पुलिस की थ्योरी एक बार में हजम नहीं होती। मुंबई का बांद्रा बेहद पॉश इलाका माना जाता है और बांद्रा के इस पॉश इलाके में ये वो सद्गुरु शरण अपार्टमेंट है जिसमें सैफ और करीना कपूर रहते हैं। 11वीं और 12वीं मंजिल पर सैफ अली खान का परिवार रहता है।
11वीं मंजिल पर 3 बेडरूम है, जिसमें से एक बेडरूम में करीना और सैफ रहते हैं। दूसरा बेडरूम 8 साल के तैमूर का है, जिसकी देखभाल करने वाली गीता साथ रहती है। तीसरे कमरे में 4 साल का जहांगीर होता है और उसकी देखभाल करने वाली एलियामा फिलिप जहांगीर के साथ होती है। सैफ अली खान ने पुलिस को जो बयान दर्ज करवाया है, उसके मुताबिक सैफ और उनकी पत्नी करीना कपूर 11वीं मंजिल के बेडरूम में थे जब उन्होंने जहांगीर और नैनी फिलिप की चीखें सुनी। बयान के मुताबिक आवाज सुनते ही सैफ अली खान और करीना जेह के कमरे की तरफ भागे, जहां उन्होंने हमलावर को देखा। उस वक्त सैफ अली खान का छोटा बेटा रो रहा था। सैफ अली खान ने हमलावर को रोकने की कोशिश की, लेकिन दोनों के बीच में हाथापाई हुई। अपने आप को छुड़ाने के लिए हमलावर ने चाकू से सैफ अली खान की पीठ, गर्दन और हाथ पर हमला कर दिया। पुलिस को दिए बयान के मुताबिक सैफ ने बताया कि हमलावर को जहांगीर के कमरे में बंद कर दिया गया और घर के कर्मचारी जेह को लेकर 12वीं मंजिल पर भाग गए। अब करीना कपूर ने पुलिस को क्या बयान दिया है वो देखिए। करीना कपूर ने बताया कि हमले वाली रात 1 बजे वो घर लौटी थी और शोर सुनने के बाद 11वीं मंजिल पर नीचे आई, यानी वो कह रही हैं कि वो 12वीं मंजिल पर थी। सवाल ये है कि पति और पत्नी के बयान में इतना फर्क क्यों है? एग्जाम्पल देता हूँ आपको मैं। एक ने बोला कि जैसे कि इतना वो जब इस समय आदमी प्रवेश किया तो मैं बेडरूम में खड़ा था। दूसरा बोलता है कि नहीं वो बेडरूम में नहीं खड़े, तो वो बाथरूम में थे। तो दो अपने स्टेटमेंट चेंज हो गया। तो उससे ये पूछा जाएगा कि ऐसा बोलना, अगर ये बोला जाए कि भाई वो बाथरूम में नहीं बेडरूम में थे, तो गलत होगा ना। तो उसको अपनी बात कंफर्म करना पड़ेगा। तो कॉन्ट्राडिक्शन वहाँ पे हो जाता है। वो डिफेंस के लिए अपने फायदेमंद होता है और प्रोसिक्यूशन का केस खराब होता है उसके लिए। अब देखिए, सवाल यहीं पर खत्म नहीं होते। सवाल सैफ की चोटों को लेकर भी है, वो चोट जिस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतीश राणे ने अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद सैफ की चाल पर सिर्फ सवाल नहीं उठाए, बल्कि हमले को ही एक्टिंग बता डाला। हमले के पूरे 5 दिन बाद सैफ अली खान जब लीलावती अस्पताल से बिल्कुल हीरो वाले स्टाइल में वॉक करते नजर आए तो खलबली मच गई। सवाल शुरू हो गए और मुंबई की राजनीतिक दुनिया के चेहरों ने बयानों के बम फोड़ दिए। जब सैफ अली खान 4 दिन के अंदर उछलते कूदते आ जाते हैं, तब हमारे मन में सवाल उठता है कि भाई सचमुच क्या हुआ। सैफ जब घर लौटे तो उनकी पीठ पर और गले तक सफेद पट्टी थी और उनके हाथ में एक बैंडेज था, लेकिन उनकी चाल पर सवाल नहीं रुके। तो एवढा तू असा बाहेरून चालत होता, मलाच संशय राहिला का घरात चाकू मारला की ह्यांनी कुठेतरी असंच ऍक्टिंग करून बाहेर निघाला, असं टून 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 करून नाचतंय ते। दरअसल डॉक्टरों ने भी बताया था कि सैफ अली खान जब अस्पताल पहुंचे तो लहूलुहान थे। उनकी पीठ में चाकू का 2.5 इंच लंबा यह हिस्सा घुसा हुआ था। डॉक्टर ने बताया था कि अगर 2 mm गहरा घाव और होता तो जान जा सकती थी। स्पाइनल कॉर्ड में जो बहुत डीप तक चला गया था, नाइफ या जो भी शार्प ऑब्जेक्ट था, वो थोड़ा और आगे जाता तो स्पाइन को वो डैमेज कर सकता था, विच वुड हैव बीन अ परमानेंट डैमेज टू हिज लोअर लिम्ब। सिर्फ 2 mm का फासला था जिंदगी और मौत के बीच में। जो स्पाइनल कॉर्ड में ये इंजरी थी, स्पाइनल कॉर्ड का जो फ्लूइड था वो बाहर आ रहा था। यानी अगर आप सिर्फ जो स्पाइनल कॉर्ड होता है लगभग उसे उस हथियार ने टच कर दिया था। अगर और गहरा होता तो जानलेवा साबित हो सकता था, क्योंकि वो स्पाइनल कॉर्ड के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता। आपकी स्क्रीन पर सैफ अली खान की मेडिकल रिपोर्ट मौजूद है, जिसमें घाव के साइज का ब्यौरा मौजूद है। सैफ अली खान की मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक सैफ के शरीर पर 5 चोटें आईं, जिसमें पीठ पर बाईं तरफ 0.5 से 1 सेंटीमीटर की चोट है, बाईं कलाई पर 5 से 10 सेंटीमीटर की चोट है, गर्दन पर दाईं ओर 10 से 15 सेंटीमीटर की चोट है। सैफ के दाएं कंधे पर 3 से 5 सेंटीमीटर की चोट है, जबकि कोहनी पर 5 सेंटीमीटर की चोट आई है। हमने सैफ की मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर डॉक्टर से पूछा कि क्या ये मुमकिन है कि इतनी चोटें जिसके शरीर में हो और इतनी बड़ी हो, वो न सिर्फ
5 दिन के भीतर अस्पताल से ठीक होकर वापस लौट सकता है, बल्कि इतने इत्मीनान से चल सकता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इनके केस में गर्दन में इंजरी हुई है, लेकिन वो गुत्थम गुत्थी में चाकू अंदर नहीं गया और रगड़ता हुआ निकल गया, तो लंबी लंबी इंजरीज हुई हैं, लंबे लंबे लेसरेटेड वुंड हुए। शायद वो डीप उतने नहीं होंगे। अगर एक आध वुंड डीप भी है तो वहाँ पे कोई वाइटल पार्ट नहीं कटा होगा। एक तो मसला ये हो गया कि इंजरी किस तरह की है। दूसरा, आजकल आपने देखा होगा कि पहले के समय में कोई सर्जरी होती थी तो अमूमन 7 से 10 दिन का हॉस्पिटल का स्टे होता था। 10 दिन के बाद आदमी घर पर आता था। अब जितनी भी बड़ी बड़ी सर्जरी हो रही हैं उसमें 1 दिन से लेके 3, 4, 5 दिन में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर देते हैं। तो जो पेशेंट केयर हुई, डॉक्टरों की जो मॉनिटरिंग प्रॉपर हुई, उस कारण से इनका जो अर्ली मोबिलाइजेशन और अर्ली डिस्चार्ज पॉसिबल हुआ। तो इसमें कोई अचंभा नहीं है कि ये 3 से 4 या 5 दिन में कैसे चलने लगे। चलने की बात जहाँ तक है कि तो इनके कमर के नीचे के हिस्से में कोई चोट नहीं है, सारी चोट ऊपर है। सच क्या है और झूठ क्या है, असली कौन है, नकली कौन है, इसका पता लगाना पुलिस और जांच एजेंसियों का काम है। लेकिन सैफ के केस में सवालों में पुलिस का एक्शन आ चुका है। सवाल पुलिस की जांच और भूमिका पर है। ऐसे में जो सवाल उठ रहे हैं उनका जवाब मिलेगा भी या नहीं, इसको लेकर सस्पेंस है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।